नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हमारी पॉलिटी की। तो जो हमारी पॉलिटी है, जो हमारी राज्य व्यवस्था है दोस्तों, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम आज इस एक ही वीडियो में दोस्तों कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी जो पॉलिटी है आज हम उसको एक बार कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होती है तो एक वीडियो में और बना दूंगा साथ में, और 2 वीडियो में इसको हम कंप्लीट करने की एक बार कोशिश करेंगे। और जल्दी जल्दी जो इसका रिवीजन है वो रिवीजन है दोस्तों। ये जो हमारी 2 वीडियो होंगी इनमें हमारा रिवीजन होगा। और अगर आपने डीपली पढ़ना है तो इसके लिए भी मैं अलग अलग टॉपिक वाइज जो है अलग अलग वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा, आप लोगों को प्रोवाइड जो है वो करवा दूंगा दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे जो राज्य व्यवस्था का सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है भारत की अनुसूचियाँ। भारत की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं इनके बारे में। तो हमारे भारत का जो संविधान है इसकी अनुसूचियाँ, तो जैसे ही यह शब्द हम सुनते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि संविधान की कितनी अनुसूचियाँ दोस्तों। तो संविधान की हमारी जो अनुसूचियाँ हैं वर्तमान में है 8, जबकि स्टार्टिंग में कितनी थी, तो शुरुआत में थी शुरुआत में जो है वो 8 थी। और वर्तमान में कितनी दोस्तों, वर्तमान में है 12। ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं, जबकि पहले कितनी अनुसूचियाँ थी, तो पहले जो अनुसूचियों की संख्या थी वो थी दोस्तों 8। ठीक है, अभी वर्तमान में 12। तो ये कौन कौन सी इनके बारे में जल्दी से एक बार इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी अनुसूची है इसके बारे में हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली जो हमारी अनुसूची इसमें राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन बताया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र यानी कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश कौन सी अनुसूची में, पहले में। दूसरी अनुसूची में यहाँ पे बताया गया है कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा परिषद के सभापति, इन सभी के वेतन और भत्तों के बारे में जो है बताया गया। वेतन और भत्ते दूसरी में आती हैं। ठीक है, तीसरी में अगर हम यहाँ पे बात करें तो शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। इनके शपथ के बारे में बताया गया है कि जो हमारी दूसरी जो है इनके प्रमुख जो व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति के बारे में अगर हम बात करें, इन लोगों की शपथ के बारे में बताया गया। 3 में 4 के बारे में बात करें तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में बताया गया है। आप सभी को पता है कि राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं वो 250 हैं, जबकि वर्तमान में कितनी हैं दोस्तों, वर्तमान में 245 सीटें हैं। ठीक है, तो इन सीटों के आवंटन के बारे में बताया गया है कि कितनी राज्य में कितनी सीटें हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद 5 में क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है। भारत में अगर हम बात करें SC ST के बारे में जो बताया गया है वो किस में बताया गया, 5 में। छठी अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो छठी अनुसूची में जो बताया गया है वो बताया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है उसके बारे में बताया गया दोस्तों। ध्यान रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 राज्यों में जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि ST हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके बारे में, इनके प्रशासन के बारे में बताया गया। 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची यानी कि आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल 246 यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में जो प्रावधान जो बताया गया दोस्तों वो किसके बारे में बताया गया है, हमारी अनुसूची नंबर 7 में। 8 में क्या है, 8 में जो बताया गया है मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे भाषाओं के बारे में तो वर्तमान में हमारी जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ध्यान रखना दोस्तों, 22 भाषाएं, पहले कितनी थी, तो पहले थी 14 भाषाएं। आगे हम बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो 9वीं जो हमारी अनुसूची है इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया दोस्तों। भूमि सुधार 9वीं अनुसूची काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। 9वीं जो अनुसूची है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें भूमि सुधार के बारे में बताया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के बारे में बताया गया है। हाँ, 9वीं अनुसूची के बारे में ध्यान रखना, यह पहला संविधान संशोधन था 1951 में जो कि हुआ था। और 10वीं अनुसूची जो है ये भी थोड़ा ध्यान रखना, 10वीं अनुसूची दल बदल प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया गया है दोस्तों, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के बारे में और 12वीं नगर पालिका के बारे में। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन और 12वीं अनुसूची ध्यान रखना 74वां संविधान संशोधन दोस्तों। ठीक है, 73 74 1992 में जो है यह संविधान संशोधन हुआ था। और 11वीं जो अनुसूची और 12वीं अनुसूची मैंने आपको बताया 73 74। 10वीं अनुसूची के बारे में ध्यान रखना, यह था 52वां संविधान संशोधन 1985 में। ठीक है, तो ये हमारी अनुसूचियाँ थी। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं
आगे अगर हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार आते हैं उद्देशिका। उद्देशिका जो संविधान का जो जो प्रियम्बल है इसके बारे में बात करें अगर हम, तो यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारतीय संविधान बनाने का जो उद्देश्य था उसमें बताया गया है कि संविधान की उद्देशिका के बारे में कि सर्वप्रथम अमेरिका संविधान में उद्देशिका शामिल थी। अगर हम प्रियम्बल के बारे में बात करें तो सबसे पहले विश्व का सबसे पहला जो संविधान बना था किस देश का बना था, तो अमेरिका का बना था। तो अमेरिका में भी क्या थी, उद्देशिका, और भारत में जो उद्देशिका है वो यहीं से ली गई है। 13 दिसंबर 1940 को यानी कि संविधान की तीसरी बैठक, पहली बैठक 9 को 9 दिसंबर, दूसरी बैठक 11 दिसंबर और तीसरी बैठक 13 दिसंबर। 13 दिसंबर 1940 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत की गई थी भारत की उद्देशिका। ध्यान रखना, यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे संविधान की उद्देशिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें संविधान की उद्देशिका के बारे में, प्रेमबल के बारे में, तो यहाँ पे बताया गया है कि उद्देशिका के 4 मूल तत्व हैं, 4 प्रमुख तत्व हैं दोस्तों, 4 तत्व हैं प्रमुख। पहला तत्व कौन सा है, तो पहले तत्व के बारे में अगर हम बात करें तो संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता। ये क्वेश्चन बार बार आया है कि संविधान के अधिकारों का स्रोत, तो संविधान के अधिकारों का स्रोत क्या है दोस्तों, भारत की जनता है। दूसरा अगर हम बात करें भारत की प्रकृति, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक देश है। ध्यान रखना, भारत की जो प्रकृति है वो कैसी है, संप्रभु, यानी कि वह जो है अपना कोई भी डिसीजन लेगा भारत, तो भारत स्वयं अपना डिसीजन लेने में सक्षम है। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष, यानी कि किसी भी पंथ को, किसी एक पंथ को प्रमुख नहीं माना जाएगा, सभी धर्म समान है। लोकतांत्रिक है, गणतांत्रिक है दोस्तों, ठीक है। संविधान के उद्देश्य के बारे में जो बताया गया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संविधान के उद्देश्य, तो संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। न्याय, ध्यान रखना दोस्तों, न्याय, स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता यानी सभी को न्याय मिले, सभी को स्वतंत्रता मिले, सभी को समता व बंधुत्व यानी भाईचारा दोस्तों, ठीक है। संविधान लागू करने की तिथि, ध्यान रखना, संविधान लागू यानी कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 में बनकर तैयार हुआ। जबकि लागू कब हुआ, तो संविधान लागू हुआ दोस्तों कब, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे शब्दों के क्रम के बारे में भी ध्यान रखना, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर हम संविधान की उद्देशिका के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे बताया गया, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये उद्देशिका के बारे में बताया गया। उद्देशिका के बारे में अन्य कुछ प्रमुख तत्वों या प्रमुख बातों के बारे में अगर हम बात करें तो उद्देशिका संविधान का भाग है। ध्यान रखना दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई उद्देशिका क्या संविधान का भाग है, बिल्कुल भाग है। मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संशोधन संभव है। और ध्यान रखना, 42वें संविधान संशोधन के रूप में सिर्फ एक ही बार भारत के जो प्रियम्बल है, जो उद्देशिका है, इसको जो है संशोधित किया गया है। इसके में 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन, यानी कि 1976 में, 1976 में दोस्तों 3 शब्द समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता दो जोड़े गए थे, ठीक है। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976। आगे अगर हम बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे संविधान के भाग शुरू हो जाते हैं दोस्तों। तो संविधान के भाग के बारे में बात करें तो संविधान का भाग नंबर जो 1 है दोस्तों, संविधान का भाग नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1। ध्यान रखना, संविधान के कुल कितने भाग हैं, तो संविधान के भाग हैं 22 दोस्तों, 22, ठीक है। लेकिन वर्तमान में पूछ ले तो 25 हो चुके हैं अभी वर्तमान में। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, तो यहाँ पे आ जाते हैं आर्टिकल। पहला आर्टिकल, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारत अर्थात इंडिया, यहाँ पे ध्यान रखना, हमारे संविधान में भारत के 2 नाम है, तो भारत और दूसरा क्या नाम है, दूसरा है इंडिया। तो ये बात किस आर्टिकल में, तो ये बात पहले ही आर्टिकल में। अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है कि भारतीय संसद जो है वो संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, यानी कि किसी विदेशी क्षेत्र से भारत में किसी क्षेत्र को मिला जाता है तो वह आर्टिकल 2 के तहत, और यह कार्य कौन करेगा, तो यह कार्य करेगा दोस्तों हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद। 3 में क्या बताया गया है, राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यों के पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, तो राज्यों के पास है दोस्तों। और विधेयक लाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। ये भी ध्यान रखना। पुनर्गठन का मतलब, जैसे अगर हम बात करें
अपने हरियाणा की ही, कि हमारा हरियाणा जो है वह पहले पंजाब का भाग था। तो एक पंजाब पुनर्गठन एक आयोग बना, या पंजाब पुनर्गठन एक विधेयक भी लाया गया, और इस विधेयक के तहत जो है पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। यानी कि एक राज्य से दूसरा राज्य अलग करना हो तो उसको हम पुनर्गठन बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना यहाँ पे, तो अनुच्छेद 3 के तहत पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था। यह अनुच्छेद 3 में आता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो राज्य विधानमंडल का मत भी जाना जाना आवश्यक है, लेकिन वह मत बाध्यकारी नहीं होता, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों कि अभी है 2014 की अगर हम बात करें, तो तेलंगाना अलग हुआ है किससे? आंध्र प्रदेश से। और आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ दोस्तों, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से जैसे अलग हुआ, तो आंध्र प्रदेश के लोगों से भी मत लिया जाता है, या पूछा जाता है, या वहाँ की विधानसभा से पूछा जाता है कि आप लोग अलग होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। लेकिन वह केवल और केवल पूछा जाता है। उनके फैसले को अगर वह मना कर देते हैं, लेकिन सरकार चाहती है हाँ भाई हमने करना, ये तो सरकार करेगी, यानी बाध्यकारी नहीं है सरकार दोस्तों, ठीक है। अनुच्छेद 4 में क्या है? राज्यों के पुनर्गठन संसद द्वारा साधारण विधेयक के माध्यम से पारित होता है। यानी कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी संशोधन होता है तो वह 4 के तहत होता है दोस्तों, ठीक है। वह किसके तहत होगा? 4 के तहत। हाँ, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बनते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? राज्यों के पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं, ये बात किसने कही थी? तो इसके लिए 3 कमीशन थे कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। ये बात कही थी कितने कमीशनों ने? 3 कमीशन बने थे, 3 समितियां बनी थी। डार कमीशन 1948, धर आयोग 1948 और जेवीपी समिति 1948। ये 3 कमीशन थे या 3 समितियां थी, इन्होंने जो है भाषा के आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया था। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों, तो आपने तुरंत बता देना है कि 3 आयोग थे। डार 1948 में ही, धर आयोग 1948 में ही, और जेवीपी समिति 1948 में इन्होंने भाषा के आधार पर मना कर दिया था, या इन्होंने इसका विरोध किया था। उसके बाद अगर हम बात करें फजल अली आयोग की, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है कि 1953 में एक आयोग बना था, फजल अली आयोग, ठीक है। सर फजल अली जो व्यक्ति थे ये इस आयोग के अध्यक्ष थे। और यहाँ पे राज्यों का पुनर्गठन का आधार जो इन्होंने 4 बातों को लिया, 4 बातों के ऊपर जो है इन्होंने जो है पुनर्गठन को जो है यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन किया। पहला क्या था? भाषाई आधार पर, तो एक राज्य में एक भाषा फार्मूला नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा ठीक है भाषाई आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन जिस राज्य में भाषाई आधार पर पुनर्गठन हो रहा है वहाँ पे केवल एक ही भाषा नहीं बोली जानी चाहिए, अन्य भाषाएं भी बोली जानी चाहिए। दूसरा क्या था? प्रशासनिक आधार के आधार पर जो है, प्रशासनिक आधार पर जो है इन्होंने पुनर्गठन किया, सांस्कृतिक आधार पर और आर्थिक आधार पर। ये 4 आधारों पर जो है इन्होंने पुनर्गठन पर जोर दिया दोस्तों। हाँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई भारत में पहला ऐसा राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था, तो स्वतंत्रता के बाद कौन था? आप लोगों का तुरंत जवाब मिलेगा आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि स्वतंत्रता से पहले यानी कि 1948 से पहले या 1947 से पहले ऐसा कौन सा राज्य था जो कि भाषा के आधार पर अलग हुआ था या उसका पुनर्गठन हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो आपने कमेंट सेक्शन में देना दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो आगे है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। और भाग नंबर 2 है आर्टिकल, आपको बताई है आर्टिकल 5 से 11 है। तो इसमें 2-3 बातें आपने ध्यान रखनी, क्योंकि हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं पॉलिटी का, तो रिवीजन कर रहे हैं दोस्तों। तो इसके बारे में सबसे पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है कि भारत में एकल नागरिकता प्रावधान है कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है दोस्तों। आर्टिकल 5 से 11 इसमें जो है बताया गया है। और नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति किसको है? संसद को है, हमारी पार्लियामेंट को है, ठीक है। आगे बात करते हैं मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, भाग नंबर 3, पार्ट नंबर 3 दोस्तों। तो यहाँ पे आर्टिकल हमारे आते हैं कितने? यहाँ पे आर्टिकल जो हमारे आते हैं वो आते हैं 12 से 35 आर्टिकल, ठीक है। 12 से 35 आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे जो है अगर हम सबसे पहले बात करें आर्टिकल नंबर 12 की, तो यहाँ पे परिभाषा दी गई है दोस्तों। इससे पहले एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए गए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे।
12 में क्या है, राज्य की परिभाषा, यानी कि संसद, राज्य, विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी। यहाँ पे राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, या राज्य की परिभाषा किस में है, तो आर्टिकल नंबर 12 में है। संसद, राज्य, विधानमंडल, सभी स्थानीय व अन्य प्राधिकारी। 13 में क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी मैं एक अलग से, जब टाइम लगेगा कभी, तो इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि हम जो हमारा आर्टिकल, जो हमारा अनुच्छेद नंबर 13, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया विधि की परिभाषा, यानी कानून की परिभाषा, और इसमें बताया गया स्पष्ट रूप से कि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली प्रत्येक विधि शून्य होगी। यानी कि कोई भी ऐसा कानून अगर कोई संसद बनाती है जिससे हमारे जो है मूल ढांचा, संविधान का मूल ढांचा, या जिससे हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है, उनका शोषण होता है, तो वह जो विधेयक बना है या वह कानून बना है, वह तुरंत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल नंबर 13 के तहत, अनुच्छेद नंबर 13 के तहत दोस्तों, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन विधि की परिभाषा इस दायरे से बाहर की गई है। हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 14 में जो बताया गया, विधि के समक्ष, ध्यान रखना, विधि के समक्ष, विधि के समक्ष जो है सभी समान है, कानून के समक्ष सभी समान है दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है। और विधि के समक्ष समता ब्रिटिश संकल्पना और विधियों के समान शिक्षण अमेरिकी संकल्पना, ये बात ध्यान रखना। विधि के समक्ष समता जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो फार्मूला जो लिया गया है ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम बात करें तो 15 का भी आपको पता है कि धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। आर्टिकल नंबर 15 और आर्टिकल नंबर 16 दो इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया है कि जन्म के आधार पर, धर्म के आधार पर, ठीक है, मूल वंश, लिंग, जाति के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी समान है। और 16 में बताया गया है धर्म, जाति, लिंग के स्थान के आधार पर किसी के साथ भी नौकरियों में भेदभाव नहीं होगा। ऊपर बताया गया 15 में सभी समान है, और 16 में बताया गया है इन्हीं में कि इनके साथ नौकरियों में कोई भेदभाव नहीं होगा। लेकिन 15 में क्या है, 15 में बताया गया है यहाँ पे आरक्षण के बारे में। बच्चों को, महिलाओं को, SC ST, सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। तो SC ST के लिए अगर हम बात करें विशेष छूट दोस्तों, SC ST के लिए, महिलाओं के लिए आरक्षण, तो ये बात बताई गई आर्टिकल नंबर 15 में। लेकिन अगर हम नौकरियों के बारे में बात करें, इन सभी को, SC ST को, महिलाओं को नौकरियों में अगर आरक्षण मिले, तो नौकरियों में आरक्षण किस आर्टिकल में है, वो है 16 में, ठीक है। नौकरियों में आरक्षण 16 में, ठीक है दोस्तों। 17 में अगर हम बात करें तो 17 में छुआछूत प्रतिबंध के बारे में बताया गया। 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। 19 में अगर हम बात करें तो 19 में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पे बताया गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि शांतिपूर्ण, बिना हथियार एकत्रित होने की, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है, देश में किसी क्षेत्र में भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, कहीं पर भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता। लेकिन ये सारे के सारे कानून रूप से वैध होने चाहिए, कानून की दृष्टि में सही होने चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया है। 20 में अगर हम बात करें तो 20 में जो बताया गया है वो बताया गया है एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा हो। ध्यान रखना, एक अपराध एक सजा, यानी अगर कोई व्यक्ति एक बार अपराध करता है तो उसको सजा एक ही बार होनी चाहिए, उसको बार बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। विद्यमान कानून के अनुसार सजा होनी चाहिए कि उस समय जो रूल था, जो कानून था, मान लो आज के कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसको आज सजा, उसको जो है मान लो 10 साल के बाद सजा मिल रही है, तो आज अगर उस अपराध की सजा 5 वर्ष है और 10 वर्ष के बाद 10 हो जाती है, तो आज की मानी जाएगी, यानी कि 5 वर्ष की ही सजा मानी जाएगी, ठीक है। किसी को भी अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये बात भी अनुच्छेद नंबर 20 में बताई गई। किस में क्या कहा, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, ठीक दोस्तों। 21 में 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क बच्चों को अनिवार्य है शिक्षा, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और ये हमारा 86वां अमेंडमेंट था जो कि 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में हुआ, और अनुच्छेद नंबर 21A है, ठीक है। 22 में अगर हम बात करें तो 22 में जो बताया गया है कि व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के कारणों का जानने का अधिकार है। ध्यान रखना, व्यक्ति को उसे गिरफ्तार करने के कारणों को जानने का अधिकार 22 में है। अपने वकील को परामर्श करने का अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर निकट मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का जो है वो कार्य किया जाएगा। ये बातें आर्टिकल नंबर 22 में बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 23 में जो बताया गया है वो बताया गया दोस्तों, मानव के दुर्व्यवहार व बलात्कार
प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। यहाँ पे 23 में जो बताया गया है वो बताया गया है कि मानव जो तस्करी जो है वो उस पर प्रतिबंध है। और चौथी जो हमारा आर्टिकल नंबर 24 है उसमें बताया गया कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में जो है वो हम क्या नहीं कर सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। दोस्तों 25 में अगर हम बात करें तो 25 में बताया गया धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता जो है वो आर्टिकल नंबर 25 में है। कोई भी धर्म जो है उसको अपना सकते हैं, सभी धर्म हमारे समान है। 26 में धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता की जो है, कोई भी है जिस जो धर्म हमने अपनाया है उस धर्म का प्रबंध हम कर सकते हैं, तो इसके बारे में बताया गया है 26 में। ठीक है, 27 में अगर हम बात करें तो धार्मिक कार्यों के लिए राज्य द्वारा कोई कर नहीं लिया जाएगा। धार्मिक कार्यों के लिए राज्य द्वारा कोई भी कर नहीं लिया जाएगा। 28 में राज्य द्वारा संचालित किसी स्कूल आदि में धार्मिक शिक्षा ग्रहण नहीं करवाई जाएगी, यानी कि ध्यान रखना किसी एक विशेष धर्म की शिक्षा जो है ग्रहण नहीं की जाएगी किसी भी सरकारी स्कूल में, प्राइवेट में ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर हम बात करें 29 में, तो 29 में बताया गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार। दोस्तों ध्यान रखना, तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित करने का जो अधिकार हमारा बताया गया है वो आर्टिकल नंबर 29 में। अल्पसंख्यक के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कोई वर्णन नहीं है अल्पसंख्यक का, लेकिन अल्पसंख्यक वे होते हैं दोस्तों जो कि जिनकी जो है संख्या या जो जनसंख्या में कम होते हैं। ठीक है, जो धार्मिक रूप से जनसंख्या में कम होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं। 30 में अगर हम बात करें तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 32 में जो बताया गया है वो बताया गया कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रीति प्रदान करने की शक्ति है। ध्यान रखना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, इनके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना के उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो 5 प्रकार की रीटों के बारे में बताया गया अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारे अधिकार हैं, ध्यान रखना, भाग नंबर 3 समता, स्वतंत्रता, शोषण, धर्म, शिक्षा व उपचार। तो इसमें अलग अलग आर्टिकल जो दिए गए हैं, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इसके बाद जो है आगे हम बात करेंगे जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं और आगे के बारे में, तो अगली वीडियो में एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।